हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 6 मार्च शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्परर अकबर। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो ये राजा टोडरमल हो जाएंगे। अकबर के जो है 9 रत्न थे, जिनको 9 ज्वेल्स भी बोलते हैं। उनके दरबार में कौन कौन थी, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राजा टोडरमल भी वन ऑफ जो है 9 ज्वेल्स थे। तो अबू फजल की बात करेंगे, जो चीफ एडवाइजर थे एंड ऑथर ऑफ अकबरनामा। ये देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था, याद रखेंगे। राजा टोडरमल की हमने बात कर ली, फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो अब्दुल रहीम खाने खा, अब्दुल रहीम। ये डिफेंस मिनिस्टर थे। राजा मान सिंह जो है, वो चीफ ऑफ स्टाफ बोल सकते हैं ऑफ मुगल आर्मी। देन तानसेन भी जो है अकबर के नवरत्न के पार्ट थे, तानसेन, जो कि एक सिंगर है। फैजी, फैजी थे। इनको आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बोल सकते हो, फैजी थे। देन मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बोल सकते हो आपको, आप होम अफेयर्स। उसके अलावा कौन कौन से मैंने बता दिया। बिरबल, बिरबल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये जो है अकबर के नवरत्न थे, याद रखेंगे आप लोग। तानसेन, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खा, बिरबल, टोडरमल। और बाकी जो अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट में बताएंगे। अगला था कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ पूछा था। तो ये क्या हो जाएगा? इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर स्नेल्स लॉ के फॉर्मूले की बात कर ले, तो ये क्या होता है? n1 इक्वल्स टू साइन थीटा वन, n1 इंटू साइन थीटा वन इक्वल्स टू n2 साइन थीटा टू। तो ये जो है स्नेल्स लॉ होता है। अगर मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं, तो मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट आ रही है जो इंसिडेंट कर रही है, ठीक है? तो ये हो जाएगा थीटा वन। जो ये हम लोगों ने थीटा वन लिखा है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। और ये जो यहाँ से, ये मान लीजिए लाइट यहाँ से ऐसे बेंड हो गई, तो ये जो हो जाएगा, ये थीटा टू हो जाएगा। अब ये वाला आप देख रहे हैं कि लाइन जो है, ये नॉर्मल लाइन के पास में बेंड हो रही है। मतलब ये जो ऊपर वाला है वो रेयरर मीडियम है, और नीचे वाला डेंसर है। क्या होता है कि जब डेंसर मीडियम होगा ना, तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा वो थोड़ा जो है नॉर्मल के पास में होगा, ठीक है? तो ये होता है। तो इससे पता चल रहा है कि ऊपर रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये थीटा वन थीटा टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है। तो ये इसका स्नेल्स लॉ होता है, यही बेसिकली पूछा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ये हो जाएगा 82%, 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 65.46% फीमेल लिटरेसी रेट है। और ओवरऑल लिटरेसी रेट बात करें मेल फीमेल मिला के, तो 74.04%। तो याद रखेंगे ये चीजें। अगर ये पूछे कि सबसे लिटरेट कम्युनिटी कौन सी है, तो वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन कम्युनिटी हो जाएगा, जो सबसे लिटरेट है। अगर हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट्स की बात करें, तो सबसे ऊपर कौन आता है? केरला, केरला। देन जो है यूटी में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आता है यूटी में। देन उसके बाद से मिजोरम। तो ये जो है हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट्स हैं। लोवेस्ट में बात करें तो बिहार आता है, 60s में है इनका, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 60s में कुछ परसेंट है लिटरेसी रेट। तो ये कुछ चीजें हो गई मेल लिटरेसी रेट। और ओवरऑल 74.04%। अगला था, विच ऑफ दीज वाज नॉट बिफोर 1976 अमेंडमेंट। अब पता नहीं कितनी बार ये हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इससे बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी। ईयर
अभी जैसे पूछ लिया 1976 में हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज जब ऐड हुए थे तब इसमें टोटल 10 जो है उसमें चीजें थी, और बाद में जो है 11th जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया गया था। ये सारी चीजें याद रखेंगे। किसके रिकमेंडेशन पे मे बी ये क्वेश्चन पूछ ले, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे। ये चीज आप याद रखेंगे 42nd अमेंडमेंट से। अगला था कि ख्वांग इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट। तो ख्वांग किस जो है राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो ये मिजोरम का है। अगर इंस्ट्रूमेंट पूछा था तो ख्वांग, और डांस पूछा था तो जो खुल्लम डांस है वो मिजोरम का है, और इट इज परफॉर्म्ड ऑन ओकेजन ऑफ ख्वांग चाई। तो ये चीज जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा मिजोरम का अगर और कोई डांस की बात करें तो एक चेराव है। चेराव डांस बहुत पॉपुलर है, ठीक है। उसके अलावा चैलम, और एक छापचिरकुट फेस्टिवल आपने सुना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। ये भी मिजोरम से जो है रिलेटेड है। तो ये कुछ चीजें हो गई मिजोरम के बारे में जो आपको याद रखनी है। अगला है व्हाट डज आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 37 क्या है? तो पहली बात तो ये डीपीएसपी का पार्ट है। हर एक शिफ्ट में डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके आर्टिकल्स तो आप रट जाओ कौन कौन से हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू एनफोर्स दिस प्रिंसिपल्स बट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ऐसा कोई जो है सिस्टम डीपीएसपी के लिए नहीं है। ये बस है एक जो है मोरल ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर कि आपके लिए कुछ काम करे वेलफेयर के लिए, पर ये नहीं कि आपको फ्री बिजली पानी नहीं मिल रहा है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज जो है यहाँ पे मेंशन है। बाकी एफआर के अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होती हैं तो जो कोर्ट होता है वो रिट जारी करता है, ठीक है, रिट। अगर आप रिट की बात करें तो ये समझ लीजिए कि ये ना कुछ कमांड्स हो गए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने नाम पे जो है जारी करता है। रिटन कमांड तो रिट जारी करता है 5 टाइप के, 5 रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, और दोनों ही जो है 5 रिट्स ही जारी करते हैं। कौन कौन से हैं तो ये भी पूछा जाता है। तो एक तो हैबियस कॉर्पस हो गया। हैबियस कॉर्पस, अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है तो आप हैबियस कॉर्पस जो है रिट का यूज कर सकते हैं। एक मैंडेमस होता है, एक सर्टियोरी होता है, सर्टियोरी, देन प्रोहिबिशन। ये कौन सा बच रहा है, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हाँ, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो एक होता है, बाय वॉट वारंटी। तो ये जो है 5 रिट इश्यू होते हैं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद रखेंगे 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट 226 के थ्रू रिट जारी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सा जो है आर्टिकल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 356 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। प्रेसिडेंट रूल जो है 352 में है। एक आता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें टोटल कितने टाइप के इमरजेंसी मेंशन्ड है। पार्ट भी याद रखेंगे, पार्ट 18 में जो है इमरजेंसी मेंशन्ड है। पार्ट 18 में कितने टाइप की इमरजेंसी है, तो 3 टाइप की। एक हो गई नेशनल, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, ठीक है। एक जो प्रेसिडेंट रूल वाली है जिसको स्टेट इमरजेंसी या ऐसे बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल 356 हमने बात कर ली। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ ले कि क्या हेल्थ इमरजेंसी हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं, सिर्फ 3 टाइप की हैं। उसके अलावा अगर कोई भी इमरजेंसी दिया हो तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं होगा, नेशनल, प्रेसिडेंट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल्स याद रखेंगे 352, 356 एंड 360।
उसके अलावा अगर हम कुछ चीजें देखें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक भी बार नहीं, कभी नहीं लगी है, ठीक है, ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये यूएनडीपी, जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब मे बी हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे, तो हेडक्वार्टर इसका याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। हेल्थ, एक तो हेल्थ है, हेल्थ में क्या आ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगा। एजुकेशन में दो चीजें आ जाती हैं, एजुकेशन में एक तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और एक हो जाता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। ये दो चीजें इसमें आ जाती हैं, और एक इनकम इंडिकेटर हो जाता है, जिसमें जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बेसिस पे जो है एचडीआई जो है वो देखा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इंडिकेटर्स भी याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, मे बी अब फोर्थ फिफ्थ कोई हेल्थ, एजुकेशन या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अलावा कोई और चीज दे दे और आपसे पूछ ले कि ये होता है कि नहीं, तो आपको ये चीजें जो याद प्रॉपरली रहेंगी तभी आप बता पाएंगे। अगला है, व्हाट वर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इफेक्ट्स पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तो सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होता है कि बहुत ज्यादा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज होने लगे, उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब हुई, और उसके अलावा जो है वाटर शॉर्टेज, पॉल्यूशन, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी चीजें हैं। वाटर शॉर्टेज क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा जो है इरिगेशन के लिए जो है ग्राउंड वाटर बहुत यूज होने लगा, उसकी वजह से वाटर शॉर्टेज की भी जो है समस्या आ गई। बहुत पंजाब का और हरियाणा का जो है मिट्टी है वो काफी हद तक सलाइन भी हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है लिया जाने लगा, और जो फर्टिलाइजर्स में जो पेस्टिसाइड्स में चीजें होती हैं वो नीचे भी गई, ग्राउंड वाटर में भी। तो इसकी वजह से जो है काफी सॉइल वाटर पॉल्यूशन भी बहुत हुआ है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स पे मेन फोकस था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हीट एंड राइस। एम एस स्वामीनाथन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है दो तीन बार, एक तो अभी आया था कि इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था उससे, फिर हु इज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एम एस स्वामीनाथन से काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप जो है पढ़ लेंगे। अगला था कि वेयर वॉज पंडित विश्व मोहन भट्ट बॉर्न, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जयपुर में हुआ था 1952 में। ये जो है ये मोहन वीणा और जो है गिटार बजाते हैं, ये मोहन वीणा इनके नाम पे ही रखा हुआ है, इन्होंने इसका जो है बोला जाता है आविष्कार किया है, थोड़ा कुछ चेंज करके। और इसके अलावा जो है इनको ग्रैमीज मिला हुआ है 1993 में, ग्रैमीज याद रखेंगे 1993 में। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने जाकिर हुसैन का बात किया था, उसमें ग्रैमी उनको अभी 2024 में मिला था। पद्मश्री 2002 में और पद्म भूषण 2017 में मिला हुआ है, अवार्ड्स देख लेंगे, मे भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मेन एसिड फाउंड इन टैमरिंड, सो जो है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। आंवला की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी भी बोलते हैं, याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि विटामिन सी कौन सी एसिड को जो है बोलते हैं, या ऐसे, तो विटामिन सी में जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड एंड टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, द बुक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा इज ऑथर्ड बाय विच गवर्नर ऑफ गोवा, तो गोवा के गवर्नर का नाम है जिन्होंने हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा जो है पुस्तक लिखी है, तो ये श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई इनका जो है नाम है हो जाएगा। तो अब गोवा का सीएम पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे कि प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के जो है सीएम है, ठीक है। और उसके अलावा गोवा को अनेक्स्ट इंडिया ने कब किया था, तो 19 दिसंबर 1961 में। पहले ये किसके अंडर था, तो पोर्टुगीज के अंडर था।
ये लिख क्यों नहीं रहा? पोर्तुगीज के अंडर था पहले, और उसके बाद से फिर 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा इंडिया में इंडिया ने अनेक्स्ट किया था, ये याद रखेंगे। मेजर रिवर्स की बात करें तो इसमें हो जाता है एक मांडवी, जुआरी, ये दो रिवर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। एक यूनेस्को साइट है गोवा में जो बहुत बार आता है, वो क्या है? बेसिलिका, बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस याद रखेंगे। पूछ लेता है ये कहाँ है, तो गोवा में ही यूनेस्को साइट है। अगला क्वेश्चन है विच इज द सदर्न मोस्ट मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो सदर्न मोस्ट मेनलैंड पूछा हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी या केप कोमोरिन भी बोलते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, फेमस फॉर विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। ये कुछ चीजें हैं। बाकी हम इंडिया की बात करें अगर, बहुत बेकार मैप बना है पर ठीक है। तो इंडिया में सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा होता है? इंदिरा कोल हो जाता है। नॉर्दर्न पॉइंट जो है इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पड़ता है? सियाचिन लद्दाख में। सियाचिन लद्दाख में है इंदिरा कोल। उसके अलावा जो है सबसे सदर्न मोस्ट हमने बात कर ली, कन्याकुमारी। और सदर्न पॉइंट की बात करें ना, तो इधर जो है जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है उसमें इंदिरा पॉइंट पड़ता है, वो सबसे सदर्न मोस्ट है। ठीक है, सदर्न मोस्ट मेनलैंड पॉइंट और सदर्न पॉइंट अलग है। अंडमान एंड निकोबार में इधर नीचे जो है इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इंदिरा पॉइंट वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। मेनलैंड का कन्याकुमारी है। इधर वेस्टर्न में अगर बोले तो गुहार मोती, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। और इधर हम लोग अरुणाचल में है, सबसे ईस्ट में किबीथू, किबीथू है जो कि अरुणाचल में है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। बाकी एक क्वेश्चन ये भी जो है पूछा जाता है कि इसकी लेंथ कितनी है टोटल, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, टोटल कितनी जो लेंथ है। तो ये याद रखेंगे, 2933 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है, और नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर्स लेंथ है। तो ये जो है किलोमीटर्स में भी याद रखेंगे कितना है, और इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ लेता है, तो 6 डिग्री 8 मिनट्स नॉर्थ, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो जितनी चीजें होंगी वो नॉर्थ में ही होंगी। इसका 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है। ठीक है, इसका है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका जो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है। और इधर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। तो ये जो है पॉइंट लोकेशन भी याद रखेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स, 97 डिग्री 25 मिनट्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। बाकी अब जो है नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तब तक जय हिंद।